हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। डन, स्टार्ट करें सेशन को। हाँ सर, बिल्कुल। जिस तरह से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप पढ़े थे, SN1 और SN2, सिमिलरली एलिमिनेशन के भी हम दो टाइप पढ़ने वाले हैं, E1 मैकेनिज्म एंड E2 मैकेनिज्म। बिल्कुल सेम एज इट इज जाने वाला है। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा एक एक करके चीजों को समझना। आपको पता है, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो उसमें क्या यूज होता था? न्यूक्लियोफाइल यूज होता था। क्लियर? और आपको पता था जैसे क्लोरीन रिमूव हुआ, उसके जगह पे OH आ गया। बट अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं, बेस रोल प्ले करते हैं। बेस मे बी स्ट्रांग, मे बी वीक, ये रोल प्ले करके आपका क्या लाते हैं? एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एलिमिनेट हो जाता है। कभी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, या कभी आपका HCl, HBr या HI एलिमिनेट हो जाता है। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो। जैसे मैं लिखूं RCl प्लस एक्वस KOH, डन। और इसी तरह से मैं यहां लिख दूं RCl प्लस अल्कोहलिक KOH, तो बोलता है आपका प्रोडक्ट बताओ। तो ध्यान देना, दोनों में ही KOH है, बट एक बार एक्वस KOH और एक बार अल्कोहलिक KOH। तो ध्यान देना, अगर एक्वस KOH है तो वो लाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर अल्कोहलिक KOH है तो वो लाने वाला है आपका क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपको समझना होगा। डन सर, इसका एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाएंगे? मैं बोलूँगा बिल्कुल, घबराना नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ CH3CH2Cl प्लस एक्वस KOH, तो आप क्या बोलोगे सर? सिंपल मैं प्लस एंड माइनस लिखूंगा। Cl पे माइनस, यहाँ माइनस, और इस पे क्या होगा? प्लस। उसी तरह से K प्लस एंड OH पे माइनस। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3CH2OH। डायरेक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि जब मैं एक्वस KOH लेता हूं तो इस केस में OH माइनस जनरेट होता है, जो एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला मैंने? जब मैं एक्वस KOH लेता हूं तो क्या जनरेट होता है? OH माइनस, और OH माइनस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दैट्स वाई जब एक्वस KOH लेता हूं तो वो क्या बनता है, क्या फॉलो करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया। डन। लेकिन अगर मैं इस जगह पे अल्कोहलिक KOH ले लूं, CH3CH2Cl, और अल्कोहलिक यहां पे मैं KOH ले लूं, तो जैसे कि मैंने बताया एलिमिनेशन किसको फेवर करता है? बेस से फेवर होता है। तो अल्कोहलिक KOH होने से क्या होता है कि अल्कोहलिक मतलब क्या? मैं लिखूं C2H5OH, और इसमें क्या है? KOH, यही तो है इसका मतलब। डन। तो KOH जब अल्कोहल में होता है तो ये एल्कोक्साइड आयन जनरेट करता है, यानी C2H5O माइनस बोलो या RO माइनस बोलो, R कुछ भी हो सकता है। और ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस जैसा बिहेव करता है। समझ में आया? एक्वस KOH में क्या जनरेट होता है भैया? OH माइनस जनरेट होता है। आपको पता है एक्वस मतलब क्या? H2O प्लस KOH, यही है ना। अगर इसको ब्रेक करोगे तो आपको पता है OH माइनस ही तो आएगा, कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन मैंने वाटर को रिप्लेस करके वहां पे अल्कोहल डाल दिया, तो कौन सा आयन बन गया आपका? एल्कोक्साइड आयन। और एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस जैसा बिहेव करता है, और जब भी बेस हो जाए तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। वो किसको फेवर करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आप बैठो और ऐसे एक्सप्लेनेशन कर दो तो मार्क्स मिलेंगे। नीट के एग्जामिनेशन में मैकेनिज्म लिखने बैठो तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आया समझ में एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH का क्या खेल है? यस सर, एक्वस KOH ब्रिंग सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH ब्रिंग व्हाट? एलिमिनेशन। और जनरली अगर ये रिएक्शन की बात करूं तो ये जो है आपको पता है एलिमिनेशन अभी बताने वाला हूं, E1 और E2 को फेवर करता है। तो जनरली ये वाया E2 मैकेनिज्म ही जाता है, क्योंकि बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट होने वाला है।
और अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो यहां पे आपको डिपेंड करता है कि 3 डिग्री है या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। जैसे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लूं तो वो वाया SN1 मैकेनिज्म जाएगा। अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लूं तो वाया क्या जाएगा, आपका SN2 मैकेनिज्म जाएगा। 2 डिग्री ले लूं तो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो SN1 को फेवर करता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो तो SN2 को फेवर करता है। क्या चीजें हमें समझ में आ गई? हाँ सर। अब हम लोग मैकेनिज्म में आ जाते हैं कि जो टाइप होते हैं, क्या टाइप होते हैं मैंने बताया। एलिमिनेशन जैसे SN1 SN2, उसी तरह से क्या होता है E1 एंड E2, ध्यान से याद रखना। डन। अब जैसे SN1 मतलब 1 का मतलब क्या, यूनिमॉलिकुलर, उसी तरह से E1 का भी मतलब क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल उसके साथ लिंक करो, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं E2 की बात करूं, SN2 की बात करूं, बायमॉलिकुलर, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे हम, बायमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है, यूनिमॉलिकुलर एंड बायमॉलिकुलर। अब आपको पता है SN1 में क्या इंटरमीडिएट बनता था, कार्बोकेटायन, तो यहां पर भी जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, कार्बोकेटायन ही होगा। इज इट क्लियर? हाँ, यानी जो E1 मैकेनिज्म है वो एक स्टेप में नहीं, कितने स्टेप में जाएगा, 2 स्टेप में जाएगा। जिस तरह से SN1 गया था बिल्कुल उस तरह से, बस SN1 में क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, यहां क्या होगा, बेस होगा। डन। अब 2 स्टेप में जाएगा तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलेंगे स्लो स्टेप, जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन का। डन। और सेकेंड स्टेप जो होगा वो आपका क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा, जिसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से SN1 में रेट किस पे डिपेंड करता था, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, तो यहां पर भी रेट डिपेंड करेगा ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। ये बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे वहां पे SN1 में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, तो यहां बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लिखेंगे, RX लिखेंगे, या इसके जगह आप सबस्ट्रेट भी लिख सकते हो। डन। यानी जो SN1 रिएक्शन में हमने पढ़ा था वो एज इट इज इमेज बन रहा है क्या, E1 का। बस खाली एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, SN1 में न्यूक्लियोफाइल चाहिए और यहां क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो रेट किस पे डिपेंड किया, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे या सबस्ट्रेट पे, बेस पे डिपेंड नहीं किया। तो इस केस में लो कंसंट्रेशन या वीक बेस से काम चल जाएगा। वीक बेस या आप बोलो लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस से एलिमिनेशन आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से SN1 किसको फेवर करता था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को, उसी तरह से E1 भी किसको फेवर करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वाया E1 मैकेनिज्म जाएंगे। देखो मैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, पढ़ना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? डीप में पढ़ना है तो भाई रिसर्च कीजिए, और बड़े बड़े महान महान लेक्चरर हैं, उनके पास मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनके वीडियोस को देखो, आप ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। डन सर। तो मैंने क्या बोला, E1 क्या है, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में जाता है, यानी इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, और सेकेंड स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। रेट जो है डिपेंड करेगा ओनली कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट पे, बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी वीक बेस और लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस से आपका काम हो जाना है। और यह भी किसको फेवर करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करेगा। अब आपको पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो कभी भी अगर आपसे पूछे, जो अभी मैं आपको अल्कोहलिक KOH के एग्जांपल दो, जिसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का भी रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड व्हाट, 1 डिग्री। डन सर। यस, ये चीजें हमें समझ में आई। हाँ बिल्कुल। अब मैं बात करूं अगर E2 मैकेनिज्म की, तो याद रखना E2 मैकेनिज्म बायमॉलिकुलर होता है और ये ओनली सिंगल स्टेप में जाता है, यानी कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। वाया जैसे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट पढ़ा था, तो यहां पर भी क्या होगा, वाया ट्रांजिशन स्टेट जाता है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, एक साइड से आपका हैलोजन का रिमूवल होगा, दूसरे साइड से बेस किसको क्या, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींच के बाहर निकाल देगा।
इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। जैसे बायमॉलिकुलर बोला तो इसका रेट जो होगा वो डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आरएक्स पे भी, और किस पे डिपेंड करेगा? बेस पे। तो देखो 1 + 1 2, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? E2। यहाँ पे ओनली 1 था, इसको इसलिए इसको क्या लिखते थे? E1। क्या चीजें समझ में आ रही है? यस सर। अब जो है अगर बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो E2 मैकेनिज्म के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट होता है तो याद रखना वो किसको फेवर करेंगे? E2 को। तो जस्ट अभी मैंने अल्कोहलिक KOH का जो केस लिया था उसमें क्या बन रहा था? एल्कोक्साइड आयन बन रहा था, जो एक्ट करता है कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस जैसा। इसलिए जो आपका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है, यानी जो अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट है अल्काइल हैलाइड का, वो जनरली किसको फेवर करता है? E2 मैकेनिज्म को नॉर्मली। डन, गुड। अब आपको एक चीज यहां समझ में आना चाहिए, जिस तरह से E1, इसमें कोई स्पेसिफिक रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं होता, इसमें SN2 जैसा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं होता। अगर फॉलो करता है तो वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ही फॉलो करेगा। क्लियर? तो कोई भी स्पेसिफिक रिएक्टिविटी ऑर्डर आप नहीं लगाओगे SN2 जैसा। अगर आपने लिख दिया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तो तुरंत गलत हो जाओगे। यहां पर भी रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ही होगा। इसलिए जब भी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो, अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ही होती है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। बस E1 और E2 में क्या डिफरेंस दिखा? बेस का। अगर आपके वीक बेस हैं तो जनरली E1 मैकेनिज्म पे जाएंगे, अगर आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो किस पे जाएंगे? E2 मैकेनिज्म में जाएंगे। अब आपको पता है जो E1 है वो क्या करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर होता है। तो इस जगह पे अगर इस जगह जो फेवर होता है वो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखना इस चीज को। क्या चीजें हमें समझ में आई? हाँ सर, चीजें हमें समझ में आ गई। देखो अच्छे तरीके से चीजों को समझो मैंने क्या बताया। डन सर? बिल्कुल सर। चलिए अब एग्जांपल, जैसे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो 1 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो 1 डिग्री हो, अगर न्यूक्लियोफाइल हो तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। कौन सा मैकेनिज्म? SN2 देगा, क्योंकि SN2 1 डिग्री है। गुड। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग बेस हो तो आपको पता है 1 डिग्री क्या देगा? E2 मैकेनिज्म। ऐसे अगर समझोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। डन सर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो जब भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तुम्हें दिख जाए, या तो वो SN2 देगा या तो क्या देगा? E2 देगा। क्या समझने के लिए ये जितनी चीजें काफी हैं? हाँ सर, इन चीजों से हमारा काम हो जाएगा। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है मैं वो आगे बढ़ के आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखो। जैसे सपोज करो मैं कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, जैसे R, यहाँ पे C, यहाँ H, और मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे H है और यहाँ पे X है, यहाँ H है और यहाँ पे X है। अब अगर मैं E1 मैकेनिज्म की बात करूं, जो मैं बढ़ रहा हूं वो E1 मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, तो E1 के केस में सबसे पहले क्या होगा? हैलोजन का रिमूवल होगा। यहां से हैलोजन बाहर आया यानी रिमूवल ऑफ हैलोजन हो गया। तो इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लो स्टेप बोलेंगे। अब जब स्लो स्टेप हुआ तो क्या दिखता है जल्दी बताओ? RCH2 और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? CH2+। यही तो आया। हाँ सर, बिल्कुल हमारा यहाँ पे ये आ गया। तो देखो आपके रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन हुआ? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये स्टेप स्लो स्टेप है। अब इस रिएक्शन में क्या आने वाला है सर? फास्ट स्टेप, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ क्या होगा? बेस हो जाएगा। क्लियर? तो अब बेस क्या करेगा? ध्यान से देखो। क्या मैं इसको फिर से इस तरह से यहाँ समझा दूँ? सर R, ये C है, यहाँ H है और यहाँ पे H है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? CH2+ है। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है बेस क्या करेगा? इस H+ को अपने साथ ले जाएगा। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहाँ आ गया। जैसे ये यहाँ आया तो कैसा दिखा? बोलो RCH डबल बॉन्ड वाट? CH2। क्या आल्कीन का फॉर्मेशन हुआ? थोड़ा ध्यान से देखो तो बेस ने क्या किया? H को ले गया। H किसके फॉर्म में रिलीज हुआ? H+ के फॉर्म में। तो क्या बन गया? बेस H को लेके क्या बना दिया? BH बना दिया। और क्या बन गया हमारा? आल्कीन बन गया। तो ये कितने स्टेप में गए? 2 स्टेप में गए। ये फेस नहीं, ये फास्ट लिखने में मैं मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो ये आपके कितने स्टेप में गए सर? सर ये 2 स्टेप में गए। तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? E1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सर थोड़ा सा इसको और थोड़ा एलाबरेट करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल एलाबरेट कर सकता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी
भी आप एग्जाम्पल ले लो तो आपको वो पता चल जाएगा कि किस तरह से ये मूवमेंट किया। डन सर, डन, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब मैं बात करूं E2 मैकेनिज्म की। तो अगर E2 मैकेनिज्म की बात करूं तो मैंने क्या बोला, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं यहाँ लिख दूं R C, यहाँ पे H और यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे X और यहाँ पे H। अब इस केस में याद रखना, नीचे से अगर x माइनस जा रहा है तो ऊपर से जो बेस है वो क्या करेगा, h को बाहर निकाल के ले जाएगा, यानी दोनों चीज़ें क्या होंगी, एक साथ हो जाएंगी। समझ में आया? ये जो देख रहे हो, एक साइड से x माइनस बाहर जा रहा है तो दूसरे साइड से क्या हो गया, BH बाहर हो गया, यानी सिंगल स्टेट रिएक्शन है। इसमें क्या दिख रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनने वाला है। मीन्स एक साइड से मैं कह रहा हूं x जा रहा है और दूसरे साइड से h जा रहा है। अब बताओ, यहां से x गया, यहां से h गया, तो क्या मेरा ऐसा बन गया, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये देखो, ये कौन सा मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म है। लेकिन इस केस में ये जो बेस है ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तभी E2 देगा, अगर वीक बेस है तो E2 मैकेनिज्म नहीं देगा। वो कौन सा मैकेनिज्म देगा, E1 मैकेनिज्म देगा। आया समझ में? हाँ सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया। तो एक चीज और समझाऊं, जिस साइड से बेस अटैक कर रहा है उसके ऑपोजिट साइड से हैलोजन जाएंगे, एक साइड से नहीं जाएगा। ठीक है, अगर बेस ऊपर से अटैक कर रहा है तो हैलोजन नीचे से जाएंगे। आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब सर इसके कुछ एग्जांपल्स मुझे करके बताओ। मैं बोलूँगा बिल्कुल करूँगा। देखो मैं लिखता हूँ CH3, देन आफ्टर मैं लिखता हूँ CH2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl। इसका मैं ट्रीटमेंट कर दूँ अल्कोहलिक KOH के साथ, तो तुरंत दिमाग की बत्ती आपकी जल गई कि सर अगर अल्कोहलिक KOH है तो वो क्या लाएगा, एलिमिनेशन लाएगा। क्लियर? यानी इस साइड से Cl जाएगा तो इसके बाद वाले कार्बन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो मैं इसको और समझा देता हूँ एग्जाम में, अगर मैकेनिज्म भूल जाओ तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये यहाँ से ऐसे गया और डबल बॉन्ड आ गया, यानी क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड वाट, CH2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन एसिड। यहाँ से क्या बाहर निकला, HCl। तो जब भी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कहीं नहीं बदलेगा, वो देख बनेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, उसके बाद आएगा वाट, CH3। ये डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का ऑर्डर हुआ। अब अगर हैलाइड अलग अलग हो तो याद रखना बेटर लिविंग ग्रुप ही एलिमिनेशन को फेवर करेंगे। यानी अगर मैं बोलूं RI, अगर मैं बोलूं RBr, अगर मैं बोलूं RCl, तो याद रखना RI की रिएक्टिविटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि I जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ये कभी भी मिस्टेक नहीं करना। अब सर इसमें कुछ नया चीज़ है, बिल्कुल इसमें एक बहुत नई चीज़ है जो रूल आता है, सर्जप रूल। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ CH3 CH और 2, यहाँ पे मैं लिख दूँ CH, यहाँ पे मैं लिख दूँ CH3 और यहाँ पे लिख दूँ मैं X, कोई भी हैलोजन है। इसका मैं ट्रीटमेंट कर दूं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो जैसे ही मैं इसका ट्रीटमेंट अल्कोहलिक KOH के साथ करूंगा तो दिमाग की बत्ती तुरंत जला लेना कि सर यहाँ से एलिमिनेशन होने वाला है, यानी X यहाँ से जाएगा तो हाइड्रोजन तो यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। अब प्रॉब्लम आई कि कहाँ से हाइड्रोजन ले जाना मेरे लिए बहुत इजी होगा। मैं बोलूँगा दोनों से ही ले जाते हैं एक एक करके। पहले मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो क्या आएगा जल्दी बोलो, CH3 यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज किया तो क्या बना, CH, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज किया तो क्या बना, CH। ये आ गया डबल बॉन्ड और ये आ गया पहला प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट, यानी मैंने यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज किया। अब मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करता हूँ तो डबल बॉन्ड तो यहाँ आएगा, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, CH3 CH2 देन CH और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2। ये देखो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अब बात आती है कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा क्या है, माइनर प्रोडक्ट। तो अब यहां पे आता है बच्चा सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल आता है, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ बाबा क्या बोलते हैं, याद रखना, सेट-जेफ बाबा बोलते हैं सिंपल शब्दों में, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया तो याद रखना, अगर ऐसा कंडीशन मिले तो हाइड्रोजन वहां से रिलीज करोगे जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो। क्या बोला, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास क्या है, 3, तो हाइड्रोजन वहां से रिलीज करोगे जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, और वही आपका क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देने वाला है।
क्या देगा, मेजर, और ज़्यादा वाले से करोगे तो वो क्या बोलेगा, माइनर प्रोडक्ट। अब सेटजेप रूल क्या है, सेटजेप कहता है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। सर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड मतलब जैसे मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन मैं हटा दिया और लिखता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ ये एक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 ग्रुप आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब अगर मैं यहां से भी हाइड्रोजन रिलीज कर दूं तो मेरा क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। अब यहाँ भी हाइड्रोजन हटा, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा, तो इसको बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। एक और हाइड्रोजन हटा दूं यहाँ से, एक और CH3 लगा दूं तो क्या बोलेंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। उसी तरह से टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा। अब देखो यहाँ से एक CH3 यहाँ भी लगा है और एक CH3 यहाँ भी लगा है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन देखो CH के यहीं लगा है, अरे CH3 मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, मतलब यहाँ पे CH3 लगा है तो यहाँ C2H5 लगा है, लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अभी भी है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हुआ और ये क्या हुआ, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ऑलवेज इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर यहां पे देखें तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसी को कौन सा रूल बोलते हैं, सेटजेप रूल बोलते हैं। आया समझ में, हाँ सर बहुत। और अगर ना समझ में आए तो याद रखना, उस जगह से हाइड्रोजन निकालेंगे जहां पे कम हाइड्रोजन हो। कम हाइड्रोजन यहां था तो वही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर चीजें समझ में आ गई। ध्यान से एक बार और बता देता हूं, H2C डबल बॉन्ड CH2, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के एक कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें, ऐसे RCH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब यहां से फिर एक और हाइड्रोजन हटा दें और ऐसा लिख दें CHR, इसको बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। एक और हाइड्रोजन हटा दें RC, यहां पे भी R डबल बॉन्ड CHR, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। एक और हाइड्रोजन जो बचा है उसको भी हटा देते हैं, ये डबल बॉन्ड C, यहां पे R और यहां पे R, ये क्या है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, तो इसी को बोलते हैं सेटजेप रूल, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्केन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर चीजें हमें समझ में आ गई। और याद रखना मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं सेटजेप और जेटसेप प्रोडक्ट। लेकिन कभी कभी हॉफमैन एलिमिनेशन भी होता है, वो एक्सट्रीम सिचुएशन है, वो मैं एडिशनल में बताऊंगा। हॉफमैन एलिमिनेशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। खैर वो उतना टफ पे हम जाएंगे नहीं, नॉर्मल कंडीशन हमें समझ में आ गया होगा। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में एडिशनल आपको बताऊंगा। डन सर, यस सर। अब थोड़ा और इसमें समझते हैं। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है, देखो यहां पे मैं लिख CH2X, इसका ट्रीटमेंट मैं करूं अल्कोहलिक KOH के साथ, क्लियर। अब अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट किया तो आपको पता है कि जो आपका है वो डबल बॉन्ड आने वाला है, हाँ सही है। अब ये देखो, ये जो हैलोजन है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो हाइड्रोजन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बीटा कार्बन से निकलेगा। तो इसलिए ऐसे एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ मैं लिखूँ CH3, यहाँ मैं लिख दिया CH2, उसके बाद मैंने लिख दिया CHX और यहाँ पे लिख दिया CH3। तो बताओ इसमें अल्फा और बीटा पोजीशन कौन है। याद रखना ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी रिलीज हो सकते हैं, यहाँ से भी रिलीज हो सकते हैं। तो ऐसे एलिमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप सो आपको E1 E2 मैकेनिज्म समझ में आ गया, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेंगे वो भी समझ में आ गया। तो इसको रिवाइज करते रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।